अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि कौमी असम्बली में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ करारदाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पेश की। करारदाद में निहत्ते फलस्तीनियों पर बढ़ती हुई इसराइली बर्बरियत पर तशवीश का इजहार किया गया। ऐवान ने इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल से फौरी इक़दामात का मुतालबा भी किया है। I put the resolution to the House. The question is that the resolution is moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think ayes have it, and consequently the resolution adopted unanimously. पाकिस्तान ने फौरी तौर पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहदा में फ़लस्तीन के लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगे। क़िबला अव्वल कोई मामूली ज़मीन का टुकड़ा नहीं, क़िबला अव्वल पर यलगार पूरी उम्मत मुस्लिमा पर हमला है। We offered unflinching support to the people of Palestine. पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है, restitution of the inalienable rights of the Palestinian people and their right to return to Palestine. और पाकिस्तान की जो ख्वाहिश ने जन्म लिया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सोच से, जो कायद आज़म ने फ़लस्तीन के बारे में और फ़लस्तीनियों के बारे में हमारे लिए जो राह मुतय्यन की है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम आज भी उस पर गामजन है। फ़लस्तीन का मसला हो या कश्मीर का मसला हो, हम उस रहनुमाई को सामने लेते हुए चलेंगे। इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ और उसकी हलीफ जमातों की जो ये हुकूमत है, मसला फ़लस्तीन पर और मसला कश्मीर पर कभी आंच नहीं आने देगी। हमारा कौम से वादा है। पाकिस्तान में आइंदा जुमे को यौमुल कुद्स मनाया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद अक्सा में मुसलमानों पर हमले किए गए। इसराइल ने फ़लस्तीन पर अंधाधुन रॉकेट बरसाए। गजा में सैकड़ों घर तबाह और दर्जनों खानदान उजड़ गए। पाकिस्तान को मसला फ़लस्तीन पर कायदाना किरदार अदा करना होगा। पार्लियामान 22 करोड़ आवाम के साथ मिलकर आज एक मुतफ़क्का तौर पर मज़म्मत की करारदाद लेकर आए इस हाउस के अंदर, और उसके साथ ठोस तजावीज़ दी जाएं कि आइंदा जुमे को यौमुल कुद्स तौर पर मनाया जाए। और पाकिस्तान के अवाम से हम भरपूर अपील करें कि वो फ़लस्तीनी अवाम की भाइयों और बहनों के साथ पूरी यकजहती का मुजाहरा करें, और जो करारदाद आज ये हाउस एडॉप्ट करेगा, उस करारदाद को तमाम अरकान पार्लियामेंट हम सब मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर इस्लामाबाद में जाएं और उनके सामने ये करारदाद उनको थमाएं कि वो अपने सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर के हवाले करें। तकरीरों और करारदादों से बाहर निकलना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कहना है कि पाकिस्तानियों के जज्बात एहसासात फ़लस्तीनियों के साथ हैं। क्या वजह है कि कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को सुकून नहीं मिलता? इंसानी हकूक़ की पामाली की इंतहा खित्ता फ़लस्तीन में हुई। फ़लस्तीनियों के साथ जो सलूक 1948 से रवा रखा जा रहा है, वो कोई किसी से भी पोशीदा नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा, खाए वो कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात और एहसासात हमेशा अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ रहे, जिस तरह अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ रहे। गजा के बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 20 मई को बुलाने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। एक रोज़ा इजलास में गजा पर इसराइली जालियत के मामले पर बहस की जाएगी। इस हवाले से बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर इस वक्त हमारे साथ। मतीन, बताइएगा कि इजलास में किन उमूर पर बात की जाएगी? जी, इजलास में सिर्फ जो है एक एजेंडा आइटम है, वो गजा पर इजरायली जारियत। चूँकि आपके इल्म में है कि सलामती कौंसिल गजा के बहरान पर करारदाद और मुश्तरका बयान लाने में नाकाम रही है,
اور سلامتی کونسل کی ناکامی کے بعد اب پاکستان اور ترکی کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ایک روزہ اجلاس 20 مئی کو بلانے پر اتفاق کر دیا گیا ہے۔ اس تاریخ کا باضابطہ طور پر اعلان کچھ دیر میں کر دیا جائے گا۔ پاکستان، ترکی، فلسطین، سوڈان سمیت اسلامی دنیا کے اہم وزرائے خارجہ فزیکلی اس اجلاس میں شریک ہوں گے اور فلسطین کے بحران کے اوپر تقاریر کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سفارتی ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف قرارداد کا مسودہ اس وقت تیاری کے مراحل میں ہے، اور اگر اتفاق رائے ہو گیا اور سفارتی حمایت اجلاس میں کیا کچھ زیر غور آئے گا؟ متین حیدر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور غزہ میں اسرائیل کی بمباری آج دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے۔ آج صبح اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے ساحلی علاقے میں شدید بمباری کی۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ شہر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ حملوں کے نتیجوں میں کئی علاقوں کی بجلی منقطع ہو گئی اور بڑی تعداد میں عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ فلسطینی وزارت صحت نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے فاسفورس بم برسائے گئے ہیں، حالانکہ فاسفورس کے استعمال کی عالمی سطح پر پابندی ہے۔ غزہ میں انسانیت کی چیخیں مغربی ممالک کے ضمیر کو نہ جگا سکیں۔ اسرائیلی بمباری دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی۔ صہیونی بمباری میں ایک ہی خاندان کی 4 نسلیں ختم ہو گئی۔ 90 سالہ دادا دادی سمیت شیر خوار بھی ابدی نیند سو گئے۔ صہیونی فوج نے مظلوم فلسطینیوں پر ممنوعہ فاسفورس بم بھی برسانے شروع کر دیے ہیں۔ غزہ کے سربراہ برائے دفاع نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے محض چند گھنٹوں میں 8 بم فلسطینی آبادی پر برسائے ہیں۔ رہائشی عمارتیں منہدم ہو چکی ہیں اور ہزاروں لوگ مہاجر کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، جہاں پر بھی وہ سلامت نہیں، کیونکہ صہیونی ریاست کی جانب سے ان کیمپوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی حملے میں مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد کے اہم کمانڈر حسام ابو حربیت بھی شہید ہو گئے، جس کے بعد جہاد اسلامی نے اسرائیل پر متعدد میزائل برسائے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی جارحیت میں غزہ میں گزشتہ پیر سے اب تک 85 بچوں اور 34 خواتین سمیت شہید ہونے والوں کی تعداد 218 ہو گئی ہے، جبکہ 5,500 سے زیادہ زخمی ہیں۔ القدس بریگیڈ نے جدید بدر 3 میزائل سے اسرائیلی شہر نیٹیوٹ کو نشانہ بنانے کے مناظر بھی نشر کر دیے۔ اور اسرائیل کی مسلسل جارحیت کے باعث تمام شعبوں میں ہونے والے مالی نقصانات میں $210 ملین کا اضافہ ہوا، جس میں سے $151 ملین براہ راست نقصانات ہیں۔ غزہ کی پٹی میں سرکاری میڈیا آفس کے سربراہ سلام معروف کے مطابق $58 ملین بالواسطہ نقصانات شامل ہیں۔ رہائش کے شعبے میں $48 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ 132 رہائشی ٹاورز اور مکانوں پر بمباری کی گئی ہے، جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 33 میڈیا ادارے مکمل طور پر برباد کر دیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر درجنوں اداروں، انجمنوں اور دفاتر کو نقصان پہنچا۔ سلامیہ معروف نے بتایا کہ 68 سرکاری دفاتر اور عوامی سہولیات کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں $20 ملین کا نقصان ہوا، جبکہ 36 اسکولوں اور متعدد صحت کی سہولیات کو نقصان پہنچا۔ نشستن گفتن برخاستن، فلسطین میں اسرائیلی جارحیت پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا تیسرا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ فلسطین کی صورتحال پر بلائے گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں شریک تمام اراکین نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں آبادیاتی اور علاقائی تبدیلیاں نہ کرے اور اپنی دشمنی کو فوری طور پر ختم کرے۔ فارسی کا مشہور شعر ہے، پائے مغفرت مجلس آراستند، نشستند گفتند برخاستند۔ یہی کچھ ہوا سلامتی کونسل کے اجلاس میں، جس میں لوگ بیٹھے، گفتگو کی
और चलते बने। गजा पर इसराइली हमलों से मुताल्लिक सलामती कौंसिल का तीसरा इजलास भी बेनतीजा रहा और मुतालबात से आगे न बढ़ सका। इससे कबल बुध के रोज होने वाले इजलास में अमेरिका ने कौंसिल को बयान जारी करने से रोक दिया था। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि खूरेज तशद्दुद को फौरी रोका जाए। जंग इलाके को बेकाबू इंसानी बहरान से दो चार कर सकती है। Amid the most serious escalation in Gaza and Israel in years, the current hostilities are utterly appalling. This latest round of violence only perpetuates the cycles of death, destruction and despair and pushes farther to the horizon any hopes of coexistence and peace. Fighting must stop. चीन ने अमेरिका को दोहरे मयार पर आड़े हाथों लिया और बयान में कहा कि अमेरिका ने सलामती कौंसिल में हल की राह में रुकावट डाली है। चीनी वजीर खारजा ने अमेरिका और इसराइल का दिफा करने वाली ताकतों की सरजनिश भी की। चीन का कहना है कि अफसोस है कि अमेरिका ने फलस्तीन से मुताल्लिक सलामती कौंसिल का ऐलामिया रुकवा दिया। चीनी वजीर खारजा का कहना था कि चीन दो रियासती हल की हिमायत का इआदा करता है और फलस्तीन और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी का खैर मकदम करेंगे। सलामती कौंसिल के अरकान ने फलस्तीनियों के लिए बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा सरहद के साथ आज़ाद रियासत वाले दो रियासती हल की ज़रूरत पर जोर दिया। इस्लामाबाद में तैनात फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद अमीन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने फ़लस्तीनी अवाम का साथ दिया। हुकूमत पाकिस्तान मुसीबत की घड़ी में फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं और शाना बशाना खड़े हैं। बेयारो मददगार मजलूम फ़लस्तीनियों की पुकार पर ईदी फाउंडेशन लब्बैक कहने को तैयार। फैसल ईदी का गजा में इमदाद फराहम करने का अज़्म कर लिया है। फैसल ईदी की सरबराही में ईदी फाउंडेशन की 5 रुकनी टीम बरास्ता मिस्र फ़लस्तीन जाएगी। तफ़सीलात जानते हैं। ईदी सेंटर में मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा हिरा ज़की। हिरा, बताइएगा कब तक ये काफ़िला रवाना होगा? जी बिल्कुल, फ़लस्तीन में इसराइली जारियत जारी है और गाज़ा में फ़लस्तीनी बेयारो मददगार आवाम के लिए ईदी फाउंडेशन जो है वो लब्बैक कहने को तैयार है और फैसल ईदी जो है वो फ़लस्तीन में मजलूम आवाम की मदद करने के लिए पुरज़्म है। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ ईदी फाउंडेशन में, जहाँ पर फैसल ईदी से बात करेंगे। सर, मुझे बताइएगा किस तरह से आप वहाँ जाएंगे और क्या क्या चीज़ें आप वहाँ प्रोवाइड करेंगे? हम जो जा रहे हैं वो हमें गाज़ा जाना है और वो जाएंगे हम मिस्र के रास्ते से। तो मिस्र भी जो है वो हमें उम्मीद है कि पूरी तरीके से जो है वो हमारे साथ ताउन करेगा और जो ज़रूरत है वहाँ पे इस वक्त जो एम्बेसी से जो हमारी बात हुई फ़लस्तीन की, लाइफ सेविंग मेडिसिन की सबसे ज़्यादा इस वक्त शॉर्टेज है वहाँ के अस्पतालों में। मौजूद थे फैसल ईदी जो कि हमें बता रहे थे कि वो जल्द यहाँ से फ़लस्तीनी अवाम के लिए मदद के लिए यहाँ से रवाना होंगे बरास्ता मिस्र के। वो लोग जो बेघर हो चुके हैं उनको सहारा मिल सके। जी, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में भी मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे किए गए। सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी के सैकड़ों अफराद ने मुजाहरों में शिरकत की। मकबूजा फ़लस्तीन में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन, जनूबी अफ्रीकी शहर केप टाउन, कनाडा के शहर टोरंटो, बैरूत, यमन और लबनान में मुजाहिरीन ने मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। चेयरमैन नैब ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगी का नोटिस ले लिया। नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा है कि मंसूबे की तहकीकात शफाफ अंदाज में कानून के मुताबिक मुकम्मल की जाए। मंसूबे का तमाम पहलुओं से जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाए। तमाम जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए।
رنگ روڈ منصوبے میں میری زمین ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا، وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے پیشکش کر دی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کے پاس کوئی شواہد تھے تو سامنے لائے جائیں۔ حکومت رنگ روڈ منصوبے پر توجہ دے رہی ہے، سابق حکومتیں رنگ روڈ منصوبے پر کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز تین بار اقتدار میں رہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکی، کوئی اسے عملی جامہ نہ پہنا سکی۔ سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک میری یا میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے خاندان، میرے قوم کی کسی ایک فرد کی 1 انچ 1 مرلہ ثابت ہو جائے، تا یاد سیاست پورا خاندان چھوڑ دے گا۔ معاون خصوصی زلفی بخاری نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے عہدے سے علیحدگی اختیار کی۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی انکوائری کا سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ تحقیقات مکمل ہونے تک عہدے سے مستعفی رہوں گا، اپنے ملک کے لیے اپنی اور اوورسیز لائف چھوڑ دی، میرا رنگ روڈ اور ریل اسٹیٹ منصوبے سے کوئی تعلق نہیں۔ شہباز شریف اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں، قومی دولت لوٹنے والوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وزیر اعظم نے آئندہ بجٹ میں عوامی ریلیف اور ترقیاتی منصوبوں پر توجہ دینے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی رہنماؤں اور ترجمانوں کا اجلاس ہوا، جس میں ملکی معاشی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں، کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں، قومی دولت لوٹنے والوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا، قانون کی حکمرانی کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ ہماری 25 سالہ سیاسی جدوجہد انصاف اور قانون کی حکمرانی کی جدوجہد ہے، احتساب کا عمل اور قانون کی حکمرانی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے ہر ممکن انتظامی اور پالیسی فیصلے کر رہی ہے۔ مثبت معاشی اشاریوں کا فائدہ براہ راست عوام کو ملنا چاہیے۔ آئندہ بجٹ میں عوامی ریلیف اور ترقیاتی منصوبوں پر توجہ دی جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں آئندہ جمعے کو اسرائیلی مظالم کے خلاف ملک بھر میں سرکاری سطح پر یوم احتجاج منانے کی تجویز پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے جمعے کو سرکاری سطح پر یوم احتجاج منانے کے لیے تیاریوں کی ہدایت کی ہے۔ حکومت نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ شہباز شریف باہر چلے گئے تو ان کو واپس لانا مشکل ہو جائے گا۔ شہباز شریف نواز شریف کے ضمانتی ہیں۔ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا جا رہا ہے اور تمام بری بحری فضائی اداروں کو اس بات پر ابھی صبح انفارم کر دیا گیا ہے۔ 7 ارب کے اثاثوں کا کیس ہے اور ان کو اپنے بھائی، ان کے بھائی نواز شریف کی طرح واپس لانا مشکل ہوگا۔ وہ ضمانتی تھے شہباز شریف کہ وہ نواز شریف کو واپس لائیں گے، اور واپس لانے کی بجائے وہ خود یہاں سے بھاگ رہے تھے سحری کھانے سے پہلے۔ ان کے خاندان کے 5 افراد پہلے ہی مفرور ہیں اور سارے لندن میں مقیم ہیں۔ نون لیگ کے رہنما شہباز شریف کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی۔ وفاقی حکومت نے اپوزیشن لیڈر کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے متعلقہ حکام سے جواب مانگا، نہ کوئی رپورٹ۔ بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا یک طرفہ فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اپیل میں کہا گیا کہ شہباز شریف کے واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں اور وہ نواز شریف کی واپسی کے ضامن ہیں، جبکہ شہباز شریف کی اہلیہ، بیٹا، بیٹی اور داماد پہلے سے ہی مفرور ہیں۔ وزارت داخلہ کی اپیل میں شہباز شریف کو فریق بناتے ہوئے کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیے بغیر حتمی ریلیف فراہم کر دیا۔ شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ قانونی اصولوں کے برعکس ہے۔ شہباز شریف نے بلیک لسٹ میں نام موجود ہونے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس پر عدالت نے انہیں علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بیرون ملک جانے کی اجازت نہ دینے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا۔ شہباز شریف کے وکلا کی جانب سے 2 درخواستیں دائر کی گئی ہیں جو توہین عدالت اور 7 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے خلاف دائر کی گئی، جبکہ درخواست میں 6 سرکاری افسران، سیکرٹری داخلہ، DGFIA اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर खान तरीन के दरमियान मामलात तय होना शुरू हो गए। हुकूमत ने जहांगीर तरीन के खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करवाई है। ज़राए का कहना है कि दूरियां कम कराने में सेनेटर अली जफर ने कलीदी किरदार अदा किया। हुकूमत का जहांगीर तरीन को मजीद तंग न करने का फैसला सामने आ गया। वजीर आजम और जहांगीर तरीन के दरमियान बर्फ पिघल गई। जहांगीर तरीन ने भी हुकूमत की हिमायत का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक समझौते के तहत जहांगीर तरीन ग्रुप वफाक और पंजाब में बजट मंजूरी में अहम किरदार अदा करेगा और बजट मंजूरी पर जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग मुकम्मल हाजिर रहेंगे, जबकि राजा रियाज कौमी असम्बली अजमल चीमा पंजाब में हाजिरी को यकीनी बनाएंगे। वफाक और पंजाब के बजट में जहांगीर तरीन ग्रुप के हलकों के लिए खुसूसी तरक्याती स्कीमें रखने की भी यकीन दहानी करवाई गई है। जहांगीर तरीन एशाइये में अपने ग्रुप के लोगों को समझौते से मुताल्लिक एतमाद मिलेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप में इस वक्त 21 से ज़ायद अरकान पंजाब और 8 रुकने कौमी असम्बली हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफीर ने GHQ में मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान अमन अमल से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई। सरबरा पाक फौज का कहना था कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है, मुख्तलिफ शोबों में अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। यूरोपीय यूनियन की सफीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम और अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। अपडेट करेंगे आपको। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में कैटल फार्म में आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अली रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, इस वक्त क्या सूरत हाल है आग की? जी हाँ, बिल्कुल देखें, भैंस कॉलोनी, रेन गोल और लेबर स्क्वायर के करीब ये मुकाम है। बताया गया है कि मेरे अकब में जो है एक बहुत बड़ा रकबे पर जो है एक खाली प्लॉट है जहाँ पर ये आग बड़ा कुटी दोपहर से ये आग लगी हुई है। बताया गया है कचरा और झाड़ियाँ थी जहाँ पर इब्तदाई तौर पे आग लगी और उसने अपनी लपेट में जहाँ पर मौजूद जो दीगर घर थे, गोदाम थे और जो बाड़े मौजूद थे जानवरों के, उनको जो अपनी लपेट में लेने की कोशिश की। ताहम इस वक्त फायर ब्रिगेड हुक्काम बताते हैं कि 12 गाड़ियां जो हैं इस वक्त काम कर रही हैं। आग क्योंकि हवा के बाइस जो है वो फैल रही है और अभी तक काबू नहीं पाया गया, जिसके लिए जो है मुख्तलिफ जगहों से, यानी कि 4 मुख्तलिफ मकामात हैं जहां से फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। ताहम अब तक इस पूरे वाक़े के अंदर जो है किसी भी किस्म के जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हो सकी है। रेस्क्यू टीम आग पर फिलहाल काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। अली रजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के साहिल से समुद्री तूफान ताउते का खतरा तो टल गया, लेकिन इसके असरात कम ना हो सके। कल भी गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर रखा, आज भी सूरज आंखें दिखाने के लिए तैयार है। शारका कमाल की रिपोर्ट देखिए। कराची से समुंदरी तूफान ताउते ने तो रुख मोड़ लिया, लेकिन सूरज की तेवरी के बल कम न हो सके। सूरज मियां ने आज भी कराची वालों का खूब इम्तिहान लिया। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि समुद्री तूफान ताउते के असरात हैं कि शहर शदीद गर्मी की लपेट में है। गुज़श्ता रोज पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शहर में गर्द आलूद गर्म हवाएं चलने के बायस गर्मी की शिद्दत 1-2 दर्जे ज्यादा महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान कराची के साहिल से 730 किलोमीटर की दूरी पर है, जो आज देर रात गुजरात से टकराएगा। कराची में बारिश के इम्कानात भी ना होने के बराबर हैं। यूं तो समुद्री तूफान से कराची के साहिल को कोई खतरा नहीं, लेकिन समुद्र में मामूल से ज्यादा तुगयानी है। कराची में शदीद गर्मी कल तक शहरियों का इम्तिहान लेगी, जबकि बुध से गर्मी में कमी के इम्कानात हैं। शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। और खेलों की दुनिया से आपको बताएंगे, पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के बकिया मैचेस अबू धाबी में होंगे, जिसके लिए PCB को अरब अमारात बोर्ड की तरफ से तहरीरी फैसले का इंतजार है, जिसके बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PCL के बकिया मैचेस के लिए 1 जून से शेड्यूल का ऐलान कर रखा है। तमाम इस शेड्यूल में मामूली रद्दोबदल का इम्कान है, जबकि प्ले ऑफ और फाइनल समेत 20 मैचेस अबू धाबी में खेले जाएंगे और पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।